हेलो डियर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आवर सेकंड लेक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द चेसिस एंड हाउ पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंजन टू द व्हील्स, मीन्स दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बताएंगे बेटा कि ड्राइव सिस्टम इन एन ऑटोमोबाइल सिस्टम। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि जैसे दिस व्हीकल इज़ टू व्हीलर है या टू व्हील ड्राइव है या फिर फोर व्हील ड्राइव है या फ्रंट इंजन है या रियर साइड्स है, लाइक दिस। तो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडीज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ओके, तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ ड्राइव्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मीन्स सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्राइव्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मे बी क्लासिफाइड एज। जैसे कि पहला होता है कि फ्रंट इंजन, मीन्स इन दिस केस जो इंजन होगा वो जो फ्रंट एक्सल है, जो आगे वाला एक्सल है वहाँ पर रखा जाएगा, और जो ड्राइव है दैट इज रियल व्हील ड्राइव, मीन्स जो इंजन होगा वो फ्रंट एक्सल पर होगा और फ्रंट एक्सल से जो पावर है इंजन के थ्रू आपके पास ट्रांसमिट की जाएगी टू द रियर व्हील, मीन्स पीछे वाले पहिए को ही पावर दी जाएगी, जो फ्रंट वाले व्हील्स हैं उनको कोई पावर नहीं दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन जो रियर व्हील ड्राइव्स हैं वो ड्राइवर हैं, और जो फ्रंट व्हील हैं, जो फ्रंट एक्सल पर जो व्हील लगे हुए हैं वो क्या है, अपने पास ड्रिवन है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट इज द रियर इंजन, मीन्स इसके में क्या होगा कि जो इंजन होगा वो व्हीकल के बैक साइड में रखा जाएगा। जैसे कि आपने दिल्ली वगैरह में भी देखा होगा, कुछ बसेज वगैरह हैं, देखिए बसेज हैं, या अशोक लीलैंड में काफ़ी बसेज निकाली हैं जिनके अंदर जो इंजन होता है वो बैक साइड में रखा जाता है। तो उसका हम आगे आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया, कि बैक साइड में रखने से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन यहाँ भी जो ड्राइव है वो भी रियल व्हील को ही है। नेक्स्ट इज फ्रंट इंजन, इंजन फ्रंट रखा जाएगा एंड फ्रंट व्हील ड्राइव, और जो फ्रंट एक्सल पर जो व्हील है वो ड्राइव करेंगे, जो रियर व्हील है वो फॉलोवर होंगे। नेक्स्ट इज फोर व्हील ड्राइव, इन दिस केस फोर व्हील ड्राइव का मतलब है कि चारों व्हील्स को ही पावर मिलेगी। ठीक है, सो द फर्स्ट इज फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन इसका मतलब है कि जो इंजन होगा वो फ्रंट एक्सल पर रखा जाएगा, और जो पावर होगी, जो पावर मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ रियर व्हील ड्राइव को, रियल व्हील को ही मिलेगा। तो इसमें हम जो बात करते हैं कि इन दिस लेआउट इंजन इज माउंटेड ऑन द फ्रंट एक्सल। ठीक है, इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंजन टू रियर एक्सल ड्राइव विद द हेल्प ऑफ क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कि इंजन के थ्रू जो इंजन पावर है वो कैसे कैसे आपको व्हील तक ट्रांसफर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रंट व्हील्स आर इंडिपेंडेंट। द फ्रंट व्हील्स आर इंडिपेंडेंट मीन्स जो फ्रंट व्हील्स हैं, जो फ्रंट एक्सल पर जो व्हील्स हैं वो फ्री हैं, उनको कोई पावर नहीं मिल रही है। ठीक है, दिस लेआउट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेआउट। जो सबसे पहला जो लेआउट था दैट इज द फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव विच रिमेन्ड अनचेंज फॉर मैनी ईयर्स। सम ऑफ द एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम आर, मीन्स इस सिस्टम को यूज करने से मीन्स कुछ एडवांटेज मिलती हैं, दैट्स आर। फर्स्ट है हमारे पास कि बैलेंस्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स, मीन्स यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आपको बैलेंसिंग का भी, कि फ्रंट एक्सल पर अगर इंजन रहता है तो जो चेसिस है या व्हीकल है वो प्रॉपरली बैलेंस कंडीशन में रहेगा। इजी फ्रंट व्हील स्टीयरिंग, मीन्स हम इजीली, क्योंकि स्टीयरिंग इज ऑलवेज अकर्स ऑन द फ्रंट व्हील्स, तो हम इजीली स्टीयरिंग भी कर पाएंगे। बिहाइंड द रियर सीट्स ए लार्ज लगेज स्पेस इज अवेलेबल, मीन्स इंजन अगर फ्रंट साइड में होगा तो बैक साइड के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे गाड़ियों की हम डिग्गी बोलते हैं जिसको, तो डिग्गी के अंदर सामान रखने के लिए भी स्पेस अवेलेबल होता है। अगर इंजन को पीछे हमने कर दिया तो फिर लगेज रखने के लिए सामान की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक फीचर्स है या एडवांटेज आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट इज accessibility to various components like engine, gearbox, rear axle is better in comparison to other layouts। मीन्स ये जो कंपोनेंट हैं जैसे कि इंजन है, गियर बॉक्स है, ये अपनी बेस्ट एफिशिएंसी देते हैं। द कंट्रोल लिंकेज जैसे कि एक्सीलरेटर है, चोक है, क्लच है, गियर बॉक्स आर शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं।
नेक्स्ट इज फुल बेनिफिट्स ऑफ द नेचुरल एयर स्ट्रीम क्रिएटेड बाय व्हीकल्स मूवमेंट is taken by the forward radiator resulting in reduced power losses from a large fan। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इंजन, क्योंकि इंजन कंटिन्यूसली वर्क करेगा तो हीट जनरेट होगी, ठीक है। अगर इस हीट को आपने रिड्यूस नहीं किया या इसकी कूलिंग नहीं किया तो इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपने भी देखा होगा कि हर व्हीकल के फ्रंट में एक जालियों का सा लगा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं रेडिएटर। इसके अंदर अपने पास जो ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स इसके अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं, या फिर आजकल हम कूलेंट भी यूज़ करते हैं। ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर वाटर या कूलेंट को मिक्स करके डाल देते हैं, जो कि इन ट्यूब्स में सर्कुलेट करता रहता है। और एक इंजन के आगे आपने देखा होगा एक फैन लगा होता है, ठीक है। तो जब जैसे इंजन रन करेगा तो फैन भी रोटेट करेगा। ये फैन क्या कर रहा है कि जो इंजन की जो हीट है उसको बाहर निकाल रहा है और जो इंजन है उसको कूलिंग प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। मीन्स फ्रंट है, एयर अपने पास आएगी, वो रेडिएटर से पास होगी, रेडिएटर के पास उसकी कूलिंग होगी और कूल्ड एयर है वो क्या करेगी, इंजन को स्ट्राइक करेगी, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर रियर साइड में अगर हमने इंजन को रख दिया तो मीन्स फिर कूलिंग तो हो नहीं पाएगी प्रॉपरली। नेक्स्ट इज रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। मीन्स जो इंजन होगा वो रियर एक्सल पर रखा जाएगा और जो पावर होगी वो रियर व्हील को ही दी जाएगी। तो दिस अरेंजमेंट एलिमिनेट्स द नेसेसिटी फॉर ए प्रोपेलर शाफ्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन अगर फ्रंट में है और रियर व्हील ड्राइव है तो हमें फ्रंट एक्सल से पावर को रियर एक्सल पर ट्रांसमिट करना है। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नीचे एक शाफ्ट लगी होती है जो कि रोटेट करती रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। अगर इंजन हमारा बैक साइड में होगा तो हमें जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो शॉर्ट लेंथ की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ इसका एक एडवांटेज ये भी है, क्योंकि फ्रंट इंजन के अंदर जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है, जैसे आपने ट्रक्स वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर लॉन्ग लेंथ की होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अनइवन सरफेस की वजह से या फिर हो सकता है रास्ते में कोई कैविटी हो, जिससे क्या होता है कि जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसके बैंड होने के चांसेस होते हैं, उसके टूटने के चांसेस होते हैं, या फिर पावर लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एलिमिनेट्स द नेसेसिटी फॉर ए प्रोपेलर शाफ्ट व्हेन द इंजन इज माउंटेड adjacent to the driven wheels. Okay, reduce the overhang distance between the wheel centers and the front of the engine। मीन्स इंजन और रियर व्हील्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है तो हो सकता है कि ड्यू टू ओवरहैंगिंग पावर का लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन कंपेरिजन टू फ्रंट व्हील ड्राइव इट हैज ए सिंपलर ड्राइव शाफ्ट लेआउट। मीन्स फ्रंट व्हील ड्राइव जो कि अपन आगे बात करेंगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट द ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लोर स्पेस इज रिड्यूस। मीन्स जो चेचिस का अपन बात कर रहे थे उसको अपन एक व्हीकल के लिए एक फ्लोर ही बोल सकते हैं। तो मीन्स जब वहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट का यूज ही नहीं रहेगा तो मीन्स अपने पास फ्लोर स्पेस इज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। The front of the vehicle can therefore be designed for good visibility and smooth air flow, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि इंजन होता है अगर फ्रंट में रखेंगे तो हो सकता है कि सम अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ द इंजन कैन ऑल्सो बी एंटर्ड इनटू द केबिन या चैम्बर, ठीक है। हो सकता है कि फ्रंट साइड में इंजन है तो इंजन की नॉइस भी आपको इंटरप्ट कर सकती है अपने पास, ठीक है। आप में से कुछ लोग जैसे कि दिल्ली वगैरह में भी होंगे, वहाँ की डीटीसी जो बसेज हैं आप बैठे होंगे तो वहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि अपने पास इंजन की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द सम एडवांटेज। डिसएडवांटेज अब है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर इसकी एडवांटेज हैं तो ये सभी कंपनीज इस रूल्स को या इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर सकती हैं। तो क्यों नहीं करती हैं, उनका रीज़न क्या है, मीन्स इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। मीन्स पहला पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड लगेज स्पेस ड्यू टू नैरो फ्रंट कंपार्टमेंट विच हाउसेज द फ्यूल टैंक ऑल्सो। कि एक तो जैसे कि रियर साइड में अगर हमने इंजन का रख दिया है तो मीन जैसे कि मैंने बताया था कि तो फिर लगेज के लिए मीन्स डिग्गी की वह अपने पास जगह नहीं रहेगी, तो लगेज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि नेचुरल एयर कूलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि जब इंजन बैक साइड में होगा तो मीन्स उसको जो नेचुरल एयर है वो तो उसको कूल कर ही नहीं पाएंगे अपने पास। तो उसको कूलिंग करने के लिए आपको ज़्यादा पावरफुल फैन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा पावरफुल फैन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही फैन को भी तो इंजन ही तो रन कराएगा, और जितनी ज़्यादा पावरफुल आप फैन लगाओगे तो इंजन पावर को यूटिलाइज करेगा, और जितनी ज़्यादा आप इंजन पावर को वेस्ट करोगे उतनी आपके पास क्या आएगी, एफिशिएंसी कम आएगी,
ठीक है। द rearward concentration of weight causes the vehicle to be more affected by side winds at high speeds। जैसे कि आपने देखा होगा जब इंजन बैक साइड में रख देते हैं तो बैक साइड में थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो जब भी अपने पास कोई भी सडनली ब्रेक अपन ले रहे हैं तो मीन्स व्हीकल की टर्निंग हो सकती है, मीन्स एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा हैं अपने पास। ओके, दिस मेक्स द व्हीकल अनस्टेबल रिजल्टिंग इन ओवर स्टीयरिंग। ओवर स्टीयरिंग का मीन्स है कि कभी कभी आपको एक पर्टिकुलर एंगल पर उसको टर्न कराना है, लेकिन वो पर्टिकुलर एंगल पर टर्न नहीं करा पा रहा है, सडनली आपके पास वहाँ पर वो रोटेट कर गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो सामने मान लो कोई भी गाड़ी आ रही है और जैसे आपकी नज़र पड़ा तो आपने उसको थोड़े से एंगल पर टर्न कराना चाह रहे हैं, लेकिन एकदम से आपके पास गाड़ी क्या हो गया कि लार्ज एंगल पर रोटेट कर गया या इधर उधर मूव कर गया, इसको हम बोलते हैं ओवर स्टीयरिंग अपने पास। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। मीन्स जो इंजन होगा वो फ्रंट एक्सल पर रखा जाएगा और जो पावर है मीन्स जो ड्राइवर होंगे अब वो फ्रंट व्हील ही है। ओके, दिस लेआउट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम बॉडी लगेज space and a flat floor line resulting in a transverse longitudinal engine position. This drive pulling the car along provides good grip and good road holding on curve due to major weight at the front. Means जैसे कि इंजन होगा, फ्रंट व्हील को ही हम पावर दे रहे हैं तो व्हीकल को क्या करेंगे, पुल करेंगे। जैसे पुल है ना, किसी चीज़ को आगे से पकड़कर खींचना, दैट इज कॉल्ड पुल, और अगर बैक साइड से किसी चीज़ को धक्का देना, दैट इज कॉल्ड पुश। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा पुल और पुश। तो पुल में हम इजीली किसी चीज़ को कम फोर्स या कम एफर्ट के थ्रू भी खींच सकते हैं, लेकिन अगर सेम वेट को हम पुश करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े। Good road adhesion is provided by the large proportion of the vehicle weight acting on the driven wheels. When the vehicle is to be steered in to the curve, it provides understeer characteristics always preferred by drivers. तो इन स्टीयरिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे अपनी टॉपिक आएगा तब आपको पूरा क्लियर चीज कर दूंगा ये। Now disadvantage. First one is the combination of steered and driven wheels with short drive shaft provide the main disadvantage. ठीक है, second one is this requires special universal joint and a more complicated assembly to prevent the rear wheels from skidding under heavy braking. The reduced weight at the rear usually necessitates special arrangement. क्योंकि इंजन भी आपका फ्रंट में है, आप फ्रंट व्हील्स को ही ड्राइव करा रहे हैं, तो जब भी आप ब्रेकिंग लेंगे तो आपका जो बैक साइड का एक्सल है वो हो सकता है कि आपके पास स्लिप कर जाए या स्किड कर जाए। ठीक है, जिससे आपकी स्टीयरिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव का मतलब है कि इंजन चाहे अपना फ्रंट एक्सल पर हो चाहे रियर एक्सल पर हो। ठीक है, जनरली इन केस ऑफ द फोर व्हील ड्राइव हम जो इंजन है उसको फ्रंट एक्सल पर रखते हैं और जो इंजन पावर है उसको हम चारों व्हील्स को बराबर ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि जो आर्मी डिफेंस के अंदर जितने व्हीकल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, फोर व्हील ड्राइव। ठीक है, फोर व्हील ड्राइव का मीन्स बेनिफिट क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी टू व्हील ड्राइव है, हम सिर्फ रियर व्हील्स को ही पावर दे रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आपकी जो गाड़ी है वो कहीं भी किसी खड्डे में फंस गई, मतलब पीछे वाले व्हील्स हैं वो किसी खड्डे में फंस गए हैं या किसी कीचड़ में प्रॉपरली ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं, मतलब रोड सरफेस के साथ वो स्लिप कर रहे हैं। तो मीन्स अगर रियर व्हील स्लिप कर रहे हैं तो इट मीन्स वो फ्रंट व्हील्स को फिर थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे और व्हीकल आपके पास मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि अपन कहते हैं ना, गाड़ी फंस चुकी है अपने पास। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है कि जैसे कि फोर व्हील ड्राइव का हमें फ़ायदा क्या है कि मान के चलेगा कि कोई भी पीछे वाले दो व्हील्स हैं वो हमारे पास स्लिप कर रहे हैं या फंस चुके हैं, तो मीन्स जो फ्रंट व्हील्स है उनको भी हम पावर दे रहे हैं, तो वो व्हील्स उस टाइम क्या करेंगे, एज ए ड्राइवर का काम करेंगे और उस व्हीकल को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे अपने पास। तो मीन्स इन केस ऑफ फोर व्हील ड्राइव हम चारों व्हील्स को ही पावर देते हैं। ठीक है, सो टू इंक्रीज of the vehicle required to travel on rough unconstructed roads and tracks, another arrangement known as four wheel drive is provided. Due to all the four wheels getting driven, whole of the weight of the vehicle is available for traction, but this advantage is not worth the additional cost on good road surfaces. The system is provided in jeeps, which is known as 4x4 wheel drive व्हीकल। जैसे कि जीप जो होता है, जो जीप चलती हैं जैसे कि थार वगैरह की आती हैं, तो ये क्या होते हैं, फोर व्हील ड्राइव होते हैं। एंड ऑल द डिफेंस व्हीकल्स आर ऑल्सो फोर व्हील ड्राइव।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बॉडीज यूज इन ऑटोमोबाइल्स। जैसे कि आपने बताया, आपको मैंने पहले बताया है कि जैसे कि कार है, ट्रक्स हैं, या फिर जीप हैं, या स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस हैं, तो इनकी जो बॉडीज होती हैं वो डिफरेंट वे से हो सकती है। मीन्स डिपेंड करता है कि आप उस व्हीकल को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि लगेज व्हीकल है, जैसे कि ट्रक्स है, पैसेंजर के लिए हम जैसे कि बसेज वगैरह को यूज़ करते हैं या कार को यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूटर्स हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो मीन्स अकॉर्डिंग टू फीचर्स, अकॉर्डिंग टू criteria we design the different bodies for different व्हीकल। जैसे कि कार है, उसकी बॉडी का डिज़ाइन हम अलग तरीके से करते हैं, उनकी जो बॉडी का जो सीट होती है उसकी थिकनेस है वो हम अलग रखते हैं। ठीक है, स्टेट ट्रक को और पंजाब ट्रक बॉडी होते हैं, जैसे कि ट्रक विद हाफ बॉडी है, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। प्लेटफॉर्म टाइप ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर विद आर्टिकुलेटेड ट्रेलर्स होते हैं, टैंकर होते हैं, बस होती हैं, डंपर ट्रक होते हैं, डिलीवरी वैन होता है, स्टेशन वैगन होते हैं, पिकअप वैन होती है, जीप है, या लॉन्ग व्हील बेस ट्रक एक्सेट्रा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स हम डिफरेंट टाइप से बॉडी का डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑटोमोबाइल बॉडीज आर क्लासिफाइड मेनली इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि फर्स्ट है प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, फ्लीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एम्बुलेंसेज व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्मी पर्सनल etc. Different types of tanker vehicle etc. If it is private vehicle, the vehicle is used for luxury personal traveling, प्राइवेट कार्गो ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, जैसे कि कार हो गया, मिनी वैन हो गया, ओमनी बस हो गया, मेटाडोर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब अपने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। इफ इट इज कमर्शियल व्हीकल, द व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सम अदर व्हीकल, फ्रीजर, बॉक्सेस एक्सेट्रा। मीन जैसे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं तो इनको हो सकता है कि हम कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान को इधर से उधर ले जाने में यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने आजकल देखा होगा कि सरस डेयरी की जो वैन आती है तो उसमें सरस दूध के पैकेट्स होते हैं। अब जैसे कि भैया मान के चलिएगा कि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उस दूध को या मिल्क को ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम लग जाए। तो अगर वहाँ पर टाइम लग रहा है तो इट मीन्स वो दूध खराब हो सकता है। तो उसके अंदर हम बॉडी के अंदर क्या फ्रीज वगैरह का भी डिज़ाइन करते हैं और फ्रीजर के लिए डिफरेंट बॉक्सेस बना देते हैं ताकि उसके अंदर जो पैकेट्स हैं उनकी प्रॉपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी कूलिंग होती है और वो आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। ठीक है, इफ इट इज टैंकर, इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मिल्क, वाटर, एडिबल ऑयल्स, petroleum products, gases, acid, etc. If it is an army vehicle, the vehicle are separately designed, namely armed truck, heavy long wheelbase, cargo trucks, long platform trucks, etc. These are exclusively used to carry the army personnel, arms and ammunition, etc. Some automobiles manufacturing companies are using long wheelbase trucks with closed body structure for transporting of the vehicle produced in their factories to different market outlets. जैसे कि डिफरेंट कंपनी होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो जैसे कि ट्रेलर्स होते हैं, कुछ बॉक्सेस टाइप का डिज़ाइन करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कुछ रैक सिस्टम का कराते हैं, लाइक दिस। ठीक है, the private vehicles used in different fields, namely buses of different types, air conditioned buses या station wagon etc. तो आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।